डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड केमिकल इंडस्ट्री है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस होंगे वही फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री भी रहते हैं, चेंज होता है। और यहाँ पे हम फाइनेंस किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है? पैसा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ये 5 स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस में उसको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स उसको ध्यान में रखने हैं जब उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें है कंसिडरिंग द फंड्स नीडेड टू स्टिमुलेट ग्रोथ। एंड ये इट मीन्स दिस इज़ द मनी दैट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट द बिजनेस, है ना। इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? फंड्स या मनी। जो मनी है टू स्टार्ट द बिजनेस, इस पॉइंट के अंडर हम वो देखते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपी है, ठीक है। अब उससे आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो हो सकता है आपको 5 लाख कहीं और से लेने पड़े। वो अगले स्टेप हम लास्ट में करेंगे, अब क्या अप्लाइंग फॉर द लोन और एनीथिंग एल्स। तो सपोज 6 लाख लग रहे हैं आपको टू स्टार्ट अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से के लिए आपको 6 लाख मनी लग रही है, तो या तो वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपको अगर 1 लाख है और आप चाहते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको 5 लाख कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप है कि मनी के बिना वो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और मनी से रिलेटेड उसको, उस कंपनी को, द कंपनी नीड्स टू आउटलाइन इट्स गोल्स। मतलब उसको अपने गोल जो, मतलब जैसे मान लो 6 लाख में उसने एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसको ये देखना है कि उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए उसको गोल्स अपने सेट करने हैं फाइनेंस के बेस पे, कि उसको कितने वर्कर्स रखने पड़ेंगे, कितनी मशीन्स आएंगी, ठीक है, उस कंपनी में कितनी मशीन्स इंस्टॉल होंगी, या फिर दूसरी चीज़ उसको ये देखनी है कि वो बिजनेस कितने कब तक, क्या मार्केट में वो चल भी सकता है कि नहीं चल सकता है ना। तो और अगर वो फंड्स लगा भी दे उस बिजनेस में, तो पहले तो उसको अपने गोल सेट करने हैं कि उस, और दूसरी चीज़ यहाँ पे गोल में एक और चीज़ आ जाती है कि उसको कितना जो है वो प्रोडक्ट बनाना है। मान लो कोई जो है बेकरी की शॉप खोल रहा है, ठीक है, तो बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बेकरी के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको मशीन लगानी है, इतने लाख रुपीस चाहिए उसको, इतने वर्कर्स चाहिए, इन चीज़ों की वो आउटलाइन बनाएगा, ठीक है। और इतनी उसकी इतना उसका, जैसे मान लो 6 लाख में से 3.5 लाख जो हैं वो लगा देगा अपने मशीन्स और उस कंपनी को खड़ा करने के लिए, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए। और उसने जो है वो 1.5 लाख उसने ये कर दिया कि वो इससे अपना जो है वो रॉ मटेरियल लेगा, ठीक है। 1.5 लाख उसका रॉ मटेरियल में लग गया, तो टोटल हो गए आपके 5 लाख यहाँ पे। अब 1 लाख में से वो क्या करेगा कि 1 लाख में से सपोज 75,000 वो ऐसा कर लेता है कि वो वर्कर्स की सैलरी के लिए पे करेगा। ये सालाना मैं बता रही हूँ, ये तो इतने छोटे स्केल पे वैसे बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, पर फिर भी कि सालाना वर्कर की सैलरी जो है वो 75,000 पर ईयर वो जो है वो उसके ऊपर खर्च करेगा। और उसके पास उसको सेटबैक भी रखना पड़ेगा 25,000 का, ठीक है। कि अगर उसको मान लो कोई चीज़ एक्स्ट्रा लानी पड़ी, या कोई चीज़ उसको कोई वर्कर एक्स्ट्रा रखना पड़ा, कई चीज़ें हो जाती हैं, या कोई मशीन ख़राब हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको सेट बैक रखना पड़ता है 25,000 का, जब उसने बिजनेस स्टार्ट करना ही है। फिर जब उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो उसने आउटलाइन बना ली गोल्स की कि इतना मैं इस चीज़ के लिए रखूँगा, तो उसके बाद उसको ये देखना पड़ता है कि मार्क आउट कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर की नीड कितनी है। मान लो उसने जो है बेकरी में इतने किलो बिस्किट बनाने हैं, या इतने किलो वो पिज़्ज़ा बनाएगा, है ना। ये सब चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या नीड है। ऐसा नहीं ना हो कि वो बना तो स्प्रिंग रोल दे और कस्टमर जो है उसको ख़रीदे ही ना उससे, तो वेस्ट हो प्रोडक्ट,
है ना। तो उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में वो कितना फंड लगाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीड, ठीक है। एंश्योर दैट देयर इज़ अ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर्ड, कि वो ये भी इंश्योर करे कि मार्केट है कि नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए, है ना। कि ऐसा नहीं ना हो एक छोटे से गांव में जाए हो और वहाँ पे मशीन लगा दे जाके अपनी बेकरी की, तो क्या करेगा वो। कितने गांव में अगर मान लो 5-10 ही घर हैं तो मार्केट तो मिली नहीं उसको, है ना। और 10 घरों में से भी कितने लोग लेंगे वो पिज़्ज़ा और ऑल दैट, तो वो उसको मार्केट चाहिए। तो यानी कि वो शहरों में लगाए तो ज़्यादा बेटर है ना। जैसे मैंने ये बेकरी का बोला बताया आपको। तो इन सब चीज़ों को उसने ध्यान में रखना है कंपनी ने। एंड सेकंड स्टेप जो उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखना पड़ता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक प्लान टू यूज़ द फंड, कि उसके पास एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, उसके पास एक ट्रैक होना चाहिए कि उसकी मनी जो है वो सही दिशा में लग रही है कि नहीं लग रही है। जो उसने फ़ंड यूज़ किए हैं तो वो ईयरली प्लान बनाते हैं, मतलब एनुअली बने तो ज़्यादा ठीक रहता है। वो ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम ही आपका बिजनेस जो है एस्टेब्लिश हो जाता है ना। तो उसमें ईयरली प्लान बनाए जाते हैं बाय द कंपनी, या कई बार मंथली भी बनाते हैं, लेकिन ईयरली बनाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में एनुअल प्लान्स बनाए जाते हैं। तो स्पेसिफिक प्लान्स होने चाहिए टू यूज़ द फंड्स। एंड थर्ड पॉइंट है कि एंटिसिपेशन ऑफ द फंड्स फॉर द फ्यूचर, के मतलब यहाँ पे एंटिसिपेट किया जाता है फ्यूचर के लिए भी कितना फंड फ्यूचर के लिए भी रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं ना हो कि आपका बिजनेस जो है वो 6 महीने ही चला उसके बाद ठप हो गया, है ना। तो एंटिसिपेशन ऑफ फंड फॉर द फ्यूचर, के फ्यूचर के लिए भी आप ऐसा करें कि फ़ंड, जैसे मान लो आपको फ़ायदा हो गया किसी चीज़ का, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भी अगर मान लो 6 लाख के बिजनेस में आपको एनुअली जो है वो 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है, तो उस 1 लाख को आप वेस्ट ना करके, है ना, 1 लाख का बेनिफिट है उसको वेस्ट ना करके उस फंड को आप फ्यूचर प्लान्स में लगा सकते हैं। आप उसी बेकरी की शॉप में अपनी अदर आइटम्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि प्लान फॉर फ्यूचर फंडिंग, के ऐसा तो होगा नहीं, ग्रोथ के लिए तो हर जगह ही ज़रूरत होती है ना ग्रोथ की। तो देयर आर सेवरल स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की। तो वो ग्रोथ की स्टेजेस जो हैं दैट कैन बी मैप्ड आउट विद मार्केट फोरकास्ट, मार्केटेबिलिटी एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि आपको पहले से ही फोरकास्ट, मतलब पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इतने का नुकसान भी हो सकता है और इतने का बेनिफिट भी हो सकता है ना। और उसके लिए आपको सेट बैक रखना पड़ता है, फ्यूचर फंड्स रखने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं ना हो कि सारा का सारा आप खर्च कर दें और फिर बाद में ठन ठन गोपाल हो जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है अप्लाइंग फॉर अ लोन और मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है बोरो जो की जाती है मनी कहीं से, या लोन भी वही हुआ कि बैंक से आप लोन ले रहे हैं कि या कहीं से आप मनी उधार ले रहे हैं, तो वही ये अप्लाइंग फॉर अ लोन। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि अप्लाई करना ही पड़ता है हर एक बिजनेस में। यहाँ पे कई बार बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं कि उनके पास अपनी, जैसे मान लो यहाँ मैं 6 लाख का एग्जांपल दे रही थी, तो पर्सन के पास अपनी होगी और वो स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको बेनिफिट होते रहेंगे, वो ग्रोथ भी करेगा आगे और उससे जो है वो बेनिफिट ले सकता है। लेकिन कई बार अगर उसके पास 1 ही लाख है और वो चाहे कि मैंने बिजनेस करना ही है, तो फिर उसको 5 लाख लोन लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे जब वो किसी से लोन लेता है या किसी से मनी बोरो करता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ द लोन इज़ टू बी पेड ऑफ, मतलब वो बाद में लोन कैसे वापस भी हटाएगा। क्योंकि लोन अगर लिया है तो उसको उसका जो है कुछ परसेंटेज करके ज़्यादा ही वापस करना पड़ता है ना। अगर वो 5 लाख का लोन ले रहा है तो कितने साल के लिए वो लोन बन रहा है, तो उसको ज़्यादा ही देना पड़ता है, किस्तों में भी देना पड़ता है। तो वो चीज़ों का सारा यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ध्यान रखना पड़ता है। तो दीज आर सम स्टेप्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एंड देन यहाँ पे क्योंकि हमने केमिकल इंडस्ट्री भी पढ़नी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं जो आप यहाँ आपने हमेशा आपने सुनी हैं। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है कि एग्रो बेस्ड,
एग्रो बेस्ड कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जूट टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्रीज़, ये एग्रीकल्चरल बेस्ड है ना, शुगर, जूट एंड कॉटन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। देन आती हैं मिनरल बेस्ड, जैसे आपकी जो भी मिनरल्स होते हैं, है ना, आयरन हुआ, स्टील इंडस्ट्री हुई, एल्यूमिनियम की, देखिए एल्यूमिनियम के भी कितने बर्तन बनाए जाते हैं, स्टील के बनाए जाते हैं हाउस होल्ड में। और केमिकल इंडस्ट्रीज़, मेन एम्फेसिस है हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आता है ये टाइप। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, जहाँ पे फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, है ना, एग्रीकल्चर को जो है वो बूस्ट अप करने के लिए फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, देखिए, है ना, तो यहाँ पे भी आपके यहाँ जो आसपास हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आप सुनते हैं, तो वो भी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, है ना, और कौन सी क्लास होती है इंडस्ट्रीज़ की, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सारी की सारी, देखिए अब ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे बनेंगे, और इनकी फिर सब इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, मतलब एक जगह जो पूरा प्रोडक्ट बन के आएगा, जैसे कार बन के आएगी, लेकिन उस कार का कोई पार्ट किसी इंडस्ट्री में बन रहा होगा, कोई पार्ट किसी इंडस्ट्री में बन रहा होगा, फिर ये सारे के सारी चीज़ें एक जगह कोलैबोरेट होके एक इंडस्ट्री में उसका पूरा आउटलुक जो है या पूरा प्रोडक्ट जो है वो बाहर आता है। तो एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड टू मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देन आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री। तो इसमें आईटी लेवल के आईटी की चीज़ें बनती हैं। आज तो आईटी में सेल फोन्स हुए, ये अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उसमें जो हैं उसकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। देन हमारा मेन एम्फेसिस है केमिकल इंडस्ट्रीज़, जो कि मिनरल बेस्ड में आता है। तो डेफिनेशन क्या है केमिकल इंडस्ट्री की, अगर आप सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स में केमिकल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बोलना चाहें, तो केमिकल इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री वेयर द केमिकल कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। रॉ मटेरियल जो हैं, इसके लिए हमारे पास जो नेचर से चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है लिथोस्फेयर में अर्थ क्रस्ट से हम जो चीज़ें ले सकते हैं, है ना, मिनरल्स लेते हैं हम अर्थ क्रस्ट से, या ओर्स लेते हैं, फिर उनकी रिफाइनिंग करते हैं, तो पर्टिकुलर मेटल आपके पास आती है, रिफाइंड मेटल। फिर उस मेटल को, जैसे मान लो आयरन ही है, आयरन का ओर जो है हेमेटाइट आपने ले लिया, अब उसकी रिफाइनिंग के लिए इंडस्ट्री होगी, ठीक है। पहले रिफाइनिंग होगी तो आयरन आपके पास प्योर आ जाएगा, फिर उसको आप यूज़ कर रहे हैं आयरन को और स्टील बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्री बन जाएगी। पहले तो मेटलर्जी की इंडस्ट्री होगी, फिर स्टील इंडस्ट्री होगी, फिर स्टील आगे आपकी मार्केट में एज अ प्रोडक्ट जो है वो निकलती है। तो लिथोस्फेयर से ये चीज़ें ली हमने, है ना। तो रॉ मटेरियल जो हैं हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से ले सकते हैं। देखिए हाइड्रोस्फेयर से भी मतलब पानी से, है ना, इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं वो हमारी जो आयरन है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, वो इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं वो वाटर में पाई जाती हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आयरन रहता है ना, इग्निशियस रॉक्स में। तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, पता है ना। एक तो प्योर आयरन हुआ आपका, ये जो ओर में होता है ये भी आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही होता है, यानी कि आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादातर रहता है। तो इग्निशियस रॉक से आप लोग रॉ मटेरियल लेंगे एंड देन उसको मेटलर्जी इंडस्ट्रीज़ में जो है उनको ट्रीट करके आप प्योर आयरन बनाएंगे, मेटल आ जाएगा, और उसको स्टील इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए और क्या क्या, स्टील में ही थोड़े, कंस्ट्रक्शन में आयरन का यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, मतलब जो रेलवे लाइंस वगैरह बनती हैं, या एनर्जी में भी यूज़ होता है। एनर्जी के जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब इलेक्ट्रोड्स वगैरह जहाँ पे बनते हैं, है ना। तो इस तरह से आयरन का यूज़ एक जगह थोड़े भी है। आयरन बहुत ही यूज़फुल जो है वो मेटल है, जिस एक रॉ मटेरियल है जिसको आप यूज़ करेंगे। तो रॉ मटेरियल आप लिथोस्फेयर से, हाइड्रो
हाइड्रोस्फीयर से, है ना, इवन एयर से, एटमॉस्फेयर से। एयर से क्या क्या रॉ मटेरियल ले सकते हैं आप, गैसेस ले सकते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सल्फ़र गैस अगर जैसे ऑक्साइड्स की फॉर्म में होती हैं अब तो एटमॉस्फेयर में ही बन जाते हैं, पॉल्यूशन इतना हो गया है। लेकिन अदरवाइज़ जो हैं वो ये सब चीज़ें जो गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, चाहे जितने भी अमाउंट में हो, इवन कि आपकी ये नोबल गैसेस है ना, कि कितनी कितनी परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, तो उनको, जैसे ऑक्सीजन है ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टील इंडस्ट्री। तो वो कहाँ से रॉ मटेरियल आता है ऑक्सीजन का, दैट इज़ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसको लेने के लिए, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है, साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको ट्रीट किया जाएगा पहले कि आपके पास प्योर ऑक्सीजन आए, तो उसके लिए भी इंडस्ट्री होगी, देन उसको यूज़ किया जाएगा ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंट, जहाँ पे भी वो इंडस्ट्री जहाँ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वो केमिकल इंडस्ट्री कही जाती है। और केमिकल इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आप केमिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट, आपके लिए जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, वाइड स्कोप। ड्रग्स में ले लो, फार्मास्यूटिकल, मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्रीज जहाँ पे बन रही है, एनर्जी में, मतलब आप लोगों के लिए बहुत वाइड स्कोप है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री वेयर इट्स रॉ मटेरियल आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देन फॉर देयर फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब रॉ मटेरियल को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही ज़्यादा देखी जाती हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जो रॉ मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा देखी जाती हैं। और इट processes these raw material, it मतलब this chemical industry processes these raw material into higher added value chemical products. Naturally raw material को जो है वो जहाँ से वैल्यू मिले, जैसे अब ऑक्सीजन है, अगर एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है मिक्सचर के साथ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। मतलब वैसे तो है हमारे, मतलब हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। नाइट्रोजन है ना, तो देखिए अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो चलो बायो गैस भी आ गई एक तरह से, मतलब उसमें हमने यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लो आप, तो नाइट्रोजन की अदरवाइज क्या वैल्यू है अगर एटमॉस्फेयर में और गैसेस के साथ पड़ी है। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 की रेशो में अगर आप जो है टेम्परेचर प्रेशर दे के एक इंडस्ट्री में ट्रीट करते हो तो एक बहुत ही वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया इज़ फॉर्म्ड है, आपने ये पढ़ी हुई है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया बन जाता है। तो अमोनिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखो, अगर अमोनिया की बात करूँ मैं, तो अमोनिया जो है, अमोनिया नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ क्या बना देता है, अमोनियम नाइट्रेट, NH4 NH3 अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो किस तरह से यूज़ होगा, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होगा। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में उसको हम बनाएंगे, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, और फर्टिलाइज़र की तरह। तो एग्रीकल्चर में देखो कितना यूज़ है इसका। तो इसलिए रॉ मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट किया, वैल्यू एडेड केमिकल प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक एक लाइन का बच्चे मतलब है, एक एक वर्ड का मतलब है, तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। द प्रोसेसिंग में बी बाय इंक्रीज्ड प्योरिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग किस किस तरह से की जा सकती है कि प्योरिटी इंक्रीज़ करें, जैसे मैंने आपको और से बता दिया। या अगर हैबर्स प्रोसेस का ही है तो नाइट्रोजन को भी तो प्योर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो मिक्सचर में है ये गैस, तो नाइट्रोजन की प्योरिफिकेशन करेंगे पहले, ठीक है। तो प्रोसेसिंग किस तरह से हुई, मे बी बाय इंक्रीज्ड प्योरिटी, इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन। नेचुरली ओर में अगर ओर आपने लिया तो वहाँ पे आयरन के साथ उसके दूसरी चीज़ें भी होंगी, दूसरे आयन भी प्रेजेंट होंगे उसमें, ठीक है। तो उसको आपने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, उसके लिए भी मेथड आगे देखना। आगे एक और पॉइंट आता है हमारे पास जहाँ पे हम ये करते हैं कि रिसर्च के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट होती है आपकी इंडस्ट्रीज़। अगर आपके पास अच्छे साइंटिस्ट हैं और किसी प्रोसेस को बनाने के लिए वो ईजी तरीका बता देते हैं विदाउट ज़्यादा कॉस्ट लगाने पे, तो वो बहुत ही तरक्की करती है इंडस्ट्री, है ना।
तो क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती हैं? प्रोसेसिंग में भी बाय इंक्रीज प्योरिटी, इंक्रीज कंसनट्रेशन, केमिकल रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। मतलब ये सारे की चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, उस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है ताकि नया वैल्यू एडिड केमिकल प्रोडक्ट बने। तो ये तो हो गया केमिकल इंडस्ट्री की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। स्ट्रक्चर में वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें पहले भी कर ली कि किसी केमिकल इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर में देखिए, अब अबाउट 85% ऑफ द केमिकल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 सिंपल केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड बेस केमिकल्स, है ना। जैसे मान लो मैंने बेस केमिकल आपका क्या है, बेस केमिकल है आपका अमोनिया, ठीक है। तो या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप, H2SO4, ठीक है। तो ये बेस केमिकल हुए। तो ये बेस केमिकल जो हैं वो आपके जो हैं बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और बेस केमिकल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 रॉ मटेरियल्स। अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं ना, ये हमने बतानी है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कैसी कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। मतलब रॉ मटेरियल को लेने के लिए एक इंडस्ट्री हो सकती है, बेस केमिकल बनाने के लिए दूसरी हो सकती है, उसके इंटरमीडिएट बनाने के लिए तीसरी हो सकती है, देन बल्क में केमिकल बनाने के लिए बेस केमिकल और इंटरमीडिएट से वो बल्क केमिकल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, जैसे मान लो अमोनिया बनाना है या सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सल्फ़र से पहले कन्वर्ट होगा, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड या डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ये वाटर के साथ ट्रीटमेंट करके H2SO4 बनाएगा। तो ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल क्या रहा, सल्फ़र रहा इसमें, सपोज, ठीक है। और अमोनिया में रॉ मटेरियल क्या रहे जो हमने पीछे किए, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन गैस है, उससे अमोनिया बनाया। तो जो बेस केमिकल हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 रॉ मटेरियल्स। तो आप ये देखिए कि कम रॉ मटेरियल से पहले तो ज़्यादा बेस केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेस केमिकल से और भी ज़्यादा इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, जैसे 300 इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ये एक डाटा है हमारे पास। फिर उसके बाद 300 इंटरमीडिएट से या बेस केमिकल से इन दोनों को आप बल्क केमिकल्स बोलेंगे, और उससे फिर आपके अबाउट 30,000 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो 10 रॉ मटेरियल से आपके पास 30,000 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से केमिकल इंडस्ट्री जो है उसकी स्ट्रक्चर का ये छोटा सा एक डाटा है। देन केमिकल इंडस्ट्री में और भी बात करें अगर हम के केमिकल इंडस्ट्री में और क्या क्या होता है, तो रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स। देखिए, अब रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे मान लो नाइट्रोजन का ही और H2 का ही एग्जांपल लूँगी, अमोनिया बना, अमोनिया इज़ द प्रोडक्ट, सपोज एक इंडस्ट्री के लिए ये प्रोडक्ट था, ठीक है। अब अमोनिया एज इट इज़ भी यूज़ हो सकता है, कंज्यूमर उसको एज इट इज़ भी ले सकते हैं, या अमोनिया जो है वो दूसरी इंडस्ट्री में जाके दूसरी इंडस्ट्री में उसको सप्लाई किया जाएगा, और वो जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को दिया जाएगा, और ये जो आपने अमोनियम नाइट्रेट है वो फर्टिलाइज़र बन जाएगा, या डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स बनेंगे उससे, अमोनिया से, है ना। तो रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉर अदर इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स। और बेसिक रॉ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि बेसिक रॉ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो रॉ मटेरियल होते हैं वो या तो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो आपके लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक हुए जो नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे रॉक से, ठीक है, या फिर आपके ये अर्थ क्रस्ट है, वाटर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में आते हैं। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने बताया, एटमॉस्फेयर, एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे लिथोस्फेयर आ जाता है मिनरल्स में, मिनरल्स हम जहाँ से लेते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में आते हैं, एयर, वाटर एंड मिनरल्स। और जो ऑर्गेनिक हैं उसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। अब देखिए, जब डायनासोर थे सपोज, तो डायनासोर क्या हुए कि डायनासोर जब आपके अर्थ क्रस्ट में मतलब वो जब मर गए, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो क्या है आपके लिथोस्फीयर में बहुत डीप चली गई। अब वहाँ से जो है उनके फॉसिल बने, तो उनमें क्या था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, है ना, ये थे। तो उससे आगे क्या बना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बने। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है एज ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये आगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। देन एक चीज़ यहाँ पे और मैंने ऐड की हुई है कि जो ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इज़ फाउंडेड ऑन यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स BIC एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स BOC एंड देयर इंटरमीडिएट्स। नेचुरली अभी हमने पीछे भी किया कि दो तरह के ही हैं आपके रॉ मटेरियल, एक इनऑर्गेनिक हैं और एक ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री जो है उसकी बुनियाद जो होती है वो यही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होती हैं और उनके इंटरमीडिएट्स होते हैं, because they are produced directly from natural resources or intermediate derivatives of natural resources. They are produced in large quantities, ठीक है। और आगे है BIC एंड BOC आर रेफर्ड टू एज कमोडिटी और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स और बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल केमिकल्स और कमोडिटी केमिकल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और कमोडिटी केमिकल्स आर देयरफॉर डिफाइंड एज लो वैल्यूड प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है तो लो वैल्यूड होंगे। देखिए, अब किसी चीज़ का अगर मान लो माइनिंग करके आप लोग कोई वो ले आते हो, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में आपने रेत ले गए, बजरी ले गए, जितना भी उसका कंक्रीट रॉ मटेरियल होता है, पत्थर ले गए, रॉक्स ले गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ले गए, तो पत्थर और ये जितनी भी आपकी सैंड सूंड है, इनकी क्या है, ये लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जब इसका सीमेंट बनेगा ना सीमेंट इंडस्ट्री में, तो वो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट होगा, है ना, प्रोड्यूस्ड इन। और जो लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये आपने ध्यान रखना है बिजनेस के लिए कि वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कमोडिटी केमिकल्स जो हैं मोस्टली इन कॉन्टीन्यूस प्रोसेसेस एंड आर ऑफ द टेक्निकल और जनरल पर्पस ग्रेड। मतलब उनकी ग्रेडिंग के ऊपर इतना नहीं होता है कि A ग्रेड के ही चाहिए, है ना। तो वो जैसे भी ग्रेड के हों, बाकी सीमेंट A ग्रेड का होना चाहिए जी आपका, ठीक है। तो उनके ग्रेड के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जो कमोडिटी केमिकल्स होते हैं। देन टॉप 10 BIC जो होते हैं, देखिए अब यहाँ पे टॉप 10 BIC की बात की गई है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। वो सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपने ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। कई बार तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कितना प्रोडक्शन या कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ द केमिकल्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है वो, क्योंकि वो बड़ी चीज़ों में आगे यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में होगा, पॉलीमर की इंडस्ट्रीज में होगा, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होगा, पेंट बनाने, वर्निशेस जो इंडस्ट्रीज़ पेंट्स बनाने की होती हैं, डिटर्जेंट बनाने की, पेपर इंडस्ट्रीज़ में होगा उसका, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज़ में। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, ध्यान रखिए इसको। और देखिए बाकी क्या है, टॉप 10 BICs पढ़ रहे हैं हम, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रोजन है। अगेन नाइट्रोजन क्यों इसमें आता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र यूनिवर्सिटी में, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री डील्स विद द एग्रो, है ना, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से वो डील करता है। ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होता है, देखिए आपका स्टील इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कि ये सारे केमिकल्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं, BIC की तरह, है ना, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स की तरह। अमोनिया हो गया, लाइम, है ना,
खदानों में चले जाओ, लाइम ही लाइम मिलेगा आपको और उसको आगे यूज़ करो। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड एंड क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो गैस है ये डोमिनेट करते हैं अदर केमिकल्स को, है ना। ये जो हैं वो टॉप 10 BICs में आते हैं। और ऑर्गेनिक की बात तो की नहीं मैडम आपने, तो ऑर्गेनिक में BOCs में जो है वो क्या आते हैं आपके, इथिलीन एंड प्रोपाइलिन जो है, इथिलीन और प्रोपाइलिन जो हैं टॉप 10 BOCs में आते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स में हेल्प करते हैं। तो देखिए पॉलीमर में भी प्लास्टिक की चीज़ें देख लो, घरों घरों में घूम रही हैं आज की डेट में, कितने भी पॉलीमर बना लो। ये वल्केनाइज्ड पॉलीमर्स हैं, ये हमने पॉलीमर्स का चैप्टर किया ना, तो डिफरेंट पॉलीमर्स हमने किए हैं उसमें। तो देखिए अब वहाँ पे आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो ये हो गया थोड़ा। देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा मैं ये नोट बताऊंगी आपको कि केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस 70,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 70,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री दैट आर यूज्ड बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज अदर इंडस्ट्रीज़। ये हमने पीछे भी किया, ठीक है। और ये भी किया हमने कि 10 रॉ मटेरियल्स जो हैं वो 30,000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। द केमिकल सेक्टर इज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़ एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करती हैं ये केमिकल सेक्टर या केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं। मैंने अभी आपको बताया कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इस चीज़ से आंकी जाती है कि वहाँ पे कितनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप है, ठीक है। तो ये हो गया। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री जो हैं, देयर आर 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स। देखिए अब इसमें जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में समझने वाली बात जो है वो सिर्फ ये है कि देखिए जब भी आप जैसे मान लो किसी ने सोप्स बनाए, कोई इंडस्ट्री है जो कि सोप बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सोप बनाने के लिए, अब सोप के लिए मार्केट जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो सोप यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक सोप बना के जैसे, या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए कि कोई चीज़ आपने 2 रुपए की बनाई, 2 रुपीज़ की कोई चीज़ बनाई, जैसे सोप है, मान लो ये 12 रुपए का कोई सोप है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी और आपको मान लो इससे 35% बेनिफिट मिल रहा है इस सोप को बनाने पे, ठीक है। 35% बेनिफिट मिल रहा है। तो सोप तो आपको ज़्यादा अमाउंट में बनाने पड़ेंगे ना, तब आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब 12 रुपए का 35% देख लो कितना हुआ, ठीक है। या 10 रुपए का देख लो आप, 10 रुपए का 35% जो है वो कितना हुआ, है ना। 10 या 12 रुपए का अगर सोप आ रहा है तो बहुत ही कम बेनिफिट होता है। तो इसमें आपको इसके यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सोप के यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब एक यूनिट से काम नहीं चलेगा, एक सोप बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे ही अगर आप जो है वो एक एरोप्लेन बनाते हो, कोई इंडस्ट्री है जो एरोप्लेन बना रही है, ठीक है, तो वो जो है 1 या 2 एरोप्लेन बनाएगा और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा करोड़ों में उसकी कॉस्ट होगी, तो उसका 35% भी तो लाखों में आ जाएगा ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्या बोलते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री डेवलप करने से पहले जो है द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द केमिकल, ये ध्यान में रखना है कि द यूनिट कॉस्ट मतलब कितने यूनिट्स बनाने हैं, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ केमिकल डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग इट इज इंक्रीजेज। प्लांट हुआ जो इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर उस इंडस्ट्री का साइज बड़ा है, ठीक है, तो उसके
वो क्या होगा, उसको साइज़ बड़ा है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एरोप्लेन बनाने वाली अगर इंडस्ट्री है तो नेचुरली वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज से जुड़ी होगी जिसमें एरोप्लेन के बहुत सारे पार्ट बनेंगे, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री का। ठीक है, अब इसका साइज़ अगर बड़ा है तो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस एरोप्लेन या कोई भी केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम कम भी बना सकते हैं। समझ में आया? यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग केमिकल। अब अगर एरोप्लेन की बात नहीं करनी है, केमिकल की बात करें, अगर हम किसी केमिकल की बात करते हैं तो कोई ऐसा केमिकल जो कि आपका उसकी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ केमिकल डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये मैंने सोप का और एरोप्लेन का एग्जांपल ऐसे लिया कि आपको ये लाइन समझ में आ जाए कि द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ केमिकल मार्केटली डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग इट इज़ इंक्रीजेस। ठीक है, एक तो ये इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में ध्यान रखना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं ना हो कि आप 100 करोड़ों के एरोप्लेन बना लें, खरीदने वाला नहीं हो एक, है ना। तो वो बात हो रही है यहाँ पे। या आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर दें एरोप्लेन की, आप करोड़ों इंडस्ट्रीज़ लगा दें। क्यों लगाने की ज़रूरत है भाई? सोप की लगाओ ना करोड़ों इंडस्ट्रीज़। मतलब साइज़ ऑफ उस प्लांट का साइज़ बढ़ाओ ना, जहाँ जिसकी आपको ज़्यादा जिसकी यूनिट जो ज़्यादा यूनिट्स में बनाने हैं आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर पेट्रोकेमिकल प्लांट की बात करें सपोज़, ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल प्लांट विल कंज्यूम 30,000 बैरल्स पर डे ऑफ नेप्था टू प्रोड्यूस अबाउट 1 बिलियन पाउंड्स ऑफ इथिलीन अ ईयर प्लस 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ को प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 1 बिलियन पाउंड इथिलीन बनाने के लिए एक ईयर में प्लस 2.5 बिलियन पाउंड उसके को प्रोडक्ट मान लो कुछ बन रहा है, उसका को प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 30,000 बैरल पर डे नेप्था चाहिए होता है। ठीक है, एक ये हो गया। देन ये आपके आगे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, वैसे उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उन्हीं कंपनीज़ में। ठीक है, बाकी आ गया कमर्शियल डेवलपमेंट एंड कंपटीशन फैक्टर। तो कंपटीशन भी बहुत है ना, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आप कोई केमिकल इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वो कंपटीशन का फैक्टर भी रखना पड़ता है कि केमिकल कंपनीज हैव मूव्ड टू एश्योर देयर एक्सेस टू लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, है ना। तो वहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इतना कंपटीशन है कि कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो रॉ मटेरियल में वो बिक जाए। तो रॉ मटेरियल जो है वो लो कॉस्ट का लेना चाहिए, लेकिन हाँ प्रोडक्ट जो बनाएगा वो अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तभी ग्राहक लेगा, है ना। तो कंपटीशन फैक्टर है क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। अब बाकी टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशंस रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, है ना, कि कितनी जो है वो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उसको ध्यान में रखा जाता है। आजकल जो है हर एक काम देखिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करिए तो हो जाता है वो, लेकिन उसको कंप्यूटर को हैंडल भी तो करना पड़ेगा। मान लो मशीनें आ गई, उसको मशीनों को चलाने वाला ही कोई नहीं होगा, तो उसी तरह से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशंस में ये आता है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं वो एम्प्लॉयर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इन अ केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो देन डिपेंडेंस ऑन रिसर्च, तो केमिकल इंडस्ट्री रिसर्च के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो उसका एक एग्जांपल जैसे सपोज़ मैं आगे लूँ आपके लिए, ये टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन का एक डाटा है कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन यूएस यूनाइटेड स्टेट इन 1990 में ये डिफरेंट जो है वो केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, सेगमेंट्स बनाने के इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, ड्रग्स में या अदर केमिकल्स में कितने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ 1990 में चाहिए थे। 78.4 इस सेक्टर में चाहिए थे, 23 जो है वो इस सेक्टर में चाहिए थे,
और यहाँ पे 33,000 ऑफ एम्प्लॉयज़ इस सेक्टर में चाहिए थे, और अदर केमिकल्स में इतने एम्प्लॉयज़, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, जो कि 1980 के मुकाबले जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो ये क्यों चाहिए थे? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जो है वो मशीन्स तो आई, लेकिन उनको हैंडल करना और उनको जो है वो बेसिक रिसर्चर्स चाहिए थे, या फिर इंजीनियर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कंप्यूटर फैसिलिटीज़, ठीक है, एंड हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स। जो हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको हैंडल करने के लिए वो चाहिए थे, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है, तो आप लोग ये भी एग्ज़ाम में डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसा आया है आपको उसके ऊपर आपने आंसर करना है हर चीज़ को। देन ये डिपेंडेंस ऑन रिसर्च की बात आ रही है कि रिसर्च के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है जो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है इपॉक्साइड। दिस इपॉक्साइड इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये इपॉक्साइड कैसे बना? प्रोपिलीन ऑक्साइड भी बोलेंगे इसको या इपॉक्साइड बोलेंगे। तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल सिंथेसिस पहले कैसे होती थी इसकी, कि ये आपका प्रोपाइलीन है, वो क्लोरीन और वाटर के साथ पहले प्रोड्यूस क्लोरोहाइड्रीन बनाएगा वो पहले। दिस इज़ क्लोरोहाइड्रीन। नाउ दिस क्लोरोहाइड्रीन कास्टिक के साथ जो है वो इपॉक्साइड बनाएगा, प्लस ये साइड प्रोडक्ट आ गए। क्या आ गए? ये को प्रोडक्ट। ये क्या बन गए? सॉल्ट जो हैं वो को प्रोडक्ट बन गए। चाहिए तो हमें ये है, इपॉक्साइड चाहिए हमें, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन बन और क्या भी रहा है इसमें बन रहा है, साथ में आपका सॉल्ट भी बन रहा है। तो डिपेंडेंस ऑन रिसर्च का मतलब है कि अगर आप यहाँ क्लोरीन, सॉल्ट कैसे बनते हैं? कास्टिक और क्लोरीन के साथ मिलकर, जैसे मान लो NaCl बन जाएगा, या किसी और चीज़ का सॉल्ट बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अगर हमारी प्रोसेस में क्लोरीन और कास्टिक नहीं होता तो हमारे सॉल्ट नहीं ना बनने थे, साइड प्रोडक्ट नहीं बनने थे हमारे, जो कि वेस्ट ही जा रहे हैं। सॉल्ट तो यूज़लेस हैं, जो कि कहीं और भी यूज़ नहीं होने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिसर्च ने क्या रोल प्ले किया कि अराइल C2H5, मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस से जो इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन के साथ एयर ऑक्सीडेशन से, कैटालिटिक एयर ऑक्सीडेशन से जो है वो सबसे पहले क्या बनाया? हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस इज़ हाइड्रोपेरोक्साइड इज़ फॉर्म्ड। तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो फिर प्रोपाइलीन के साथ रिएक्ट करके जो है वो इपॉक्साइड बना रहा है, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो भी यूज़फुल होता है, ठीक है। एक तो इसका जो को प्रोडक्ट बना प्रोपिलीन ऑक्साइड के साथ, जो को प्रोडक्ट बनता है वो भी आपका यूज़फुल होता है अदर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी आप रिसर्च करते हैं। तो जिस इंडस्ट्री को ये मिल गया कि हम इस तरह से बना देंगे इपॉक्साइड और इसको भी आगे यूज़ करेंगे, तो वो तो माला माल हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ों का रिसर्च ओरिएंटेड भी रहते हैं, मतलब। देन लास्ट आ जाता है कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, संभावनाएं क्या क्या हैं केमिकल इंडस्ट्री में। तो क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि एक तो टू रिड्यूस बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी जहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस की जाएगी, जैसे हमने पीछे एग्जांपल किया। टू इंक्रीज़ प्रोसेस एफिशिएंसी, है ना, प्रोसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दें, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें लगा के या एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है फिर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो इस एनर्जी को कम करके प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा के प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उससे जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं किसी भी इंडस्ट्री के ग्रो करने की। टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट दैट केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स में हैव ऑन द
इन्वायरमेंट। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू आ जाता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इस तरह की हों कि इन्वायरमेंट के ऊपर उस प्रोडक्ट का, या अगर प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम इम्पैक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर। क्योंकि अब तो इन्वायरमेंट को भी कंपनीज़ को या कोई इंडस्ट्री अगर आपने की हुई है ना, तो इन्वायरमेंट को सेफ रखने के भी उसके लिए भी कॉस्ट लगती है ना, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको एक्स्ट्रा चिमनीज़ लगानी पड़ेंगी और हाई टेक चिमनीज़ लगानी पड़ेंगी ताकि जो गैसेस रिलीज़ हों वो जो है वो पॉइजनस गैसेस रिलीज़ ना हो इन्वायरमेंट में। तो नेचुरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उस इंडस्ट्रीज़ में और कॉस्ट बढ़ गई उसको लगाने की। तो देन इन्वॉल्व रेडिकली न्यू केमिकल रिएक्शंस कंसेप्ट, मतलब आपको नए केमिकल रिएक्शंस ढूंढने चाहिए फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स में, ताकि जो है वो और भी संभावनाएं इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ जाएं। द कमर्शियल थर्स्ट हैज़ टू बी एम्ड टू मेंटेन द प्लेस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन अ वायबल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये तो पहले भी बोल दिया कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ का होना उस नेशन की इकोनॉमी को दर्शाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।